कि गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। जो वो सिखा देता है ना, कोई भी टीचर आपको कितना भी एजुकेशन ले लो आपको सिखा नहीं सकता है। इंडिया में लोग इस इंडस्ट्री में 3 तरीके से आते हैं, लपेट से, चपेट से और पेट से। अच्छा बोलते हैं कि मिडिल क्लास में जो लोग बिलोंग करते हैं उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होते हैं। कोई गलत नहीं था लेकिन कोई सही भी नहीं। सेम हालात जो आज मार्केट में है ना, ये जो लोग ला के मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं वो सब अंधे के हाथी। तो हर फील्ड के अंदर अच्छे लोग और बुरे लोग हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बोलना है कि अगर बुराई दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब अच्छाई कहीं ना कहीं जीवित है। डायरेक्ट सेलिंग के 2021 में जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं, उस रूल्स भी यही बोलती है कि अगर आप किसी को जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा के पैसे ले रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। नमस्कार, द इंडियन अलर्ट टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं उनका परिचय शायद शब्दों में या लाइंस में उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेस कोच हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज वो बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे बीच आए हैं बिकॉज जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और उनकी जर्नी से बेहतर किसी की जर्नी हो नहीं सकती, उस टॉपिक को समझने के लिए मैं वो रिवील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनके शब्दों में और उनकी कहानी के बीच जब हम उसको समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं फ्रेम डायरेक्ट जो है वो कर रहा हूँ डॉक्टर अमित दुबे जी के हाथ। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित दुबे जी का। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो जैसे कि क्या मतलब अगर स्टार्टिंग करें तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर तक पहुंचने की जो जर्नी है, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के साथ अगर आप समझा पाए तो। देखिए मेरी जर्नी ऐसी है सर, जिसको आप एक जो कहावत है ना कि परमात्मा किसी भी इंसान को किसी कारणवश इस धरती पे उसको जन्म देता है और अक्सर उसकी लाइफ में वो तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसका कारण उसे लाइफ में ना मिले। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ था। मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा या मेरा कोई इस फील्ड में का कोई कभी इंटरेस्ट था नहीं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। तो बचपन से ही हमें ये बताया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी लो। तो जो मेरा माइंड सेट शुरुआती जो था वो यही था कि पढ़ना लिखना है। और किसी टीचर ने मुझे बचपन में ये बता दिया था कि अगर तू पढ़ने लिखने में टॉप करेगा तो तेरी एजुकेशन अच्छी होगी तो तुम्हारी नौकरी अच्छी मिलेगी। तो दिमाग में जैसे छोटे बच्चे को आप जो फीड करा देते हैं वो उसके लिए जिद्दी हो जाता है। तो मेरे माइंड में क्या बनना है वो शुरुआती में क्लियर नहीं था, बट ये था कि जो पढ़ना है अच्छा पढ़ना है और जो पढ़ेंगे अच्छा करेंगे तो हमारी लाइफ जो है बहुत स्टेबल हो जाएगी। और खास करके आज जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उन सबकी लाइफ में ये चीज होता है कि बचपन में जो उसको फीड कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बोला जाता है कि गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। जो वो सिखा देता है ना, कोई भी टीचर आपको कितना भी एजुकेशन ले लो आपको सिखा नहीं सकता है। तो उस कंडीशन को हमने देखा था, तो वहां से माइंड में था कि पढ़ लिख के हमें आगे बढ़ना है। और मेरा ऐसा रिकॉर्ड था कि मैं पहले क्लास से लेके आज तक मैं कभी सेकेंड नहीं आया हूँ। मेरा ऐसा रिकॉर्ड था। मैं बड़ा बोल सकते हैं कि हम बड़ा कंपिटिटर इंसान रहे हैं कि अगर आप दो खड़े हैं और मुझे बोला जाए कि भाई आप दोनों में किसी भी फील्ड में कंपटीशन है तो मैं कोशिश करूंगा, आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको बीट करूंगा। ऐसी मेरी शुरू से भावना रही है। तो मैं कभी भी किसी भी क्लास में सेकेंड नहीं आया। मतलब एजुकेशन मेरी काफ़ी अच्छी रही है, 90%, 95%, 96%। 10th के बाद अब आया कि कैरियर चूज करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मिडिल क्लास में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, 2-4 मोटे मोटे ऑप्शन होते हैं क्योंकि आपका फैमिली अक्सर वो बोलता है जो उसने देखा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं जॉब करना नहीं चाहता था, पता नहीं ऐसा क्यों था। मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी, खुद का क्लिनिक खोल लेंगे, क्योंकि हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं वहां मैंने यही देखा था कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला के अच्छे रहते हैं, लाइन लग के आती है। तो मैंने इसलिए अपना जो लक्ष्य बनाया वो बनाया कि मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करना है और पैसा भी अच्छा बनता है। पैसा भी अच्छा बनता है। तो मुझे लगा ये दोनों काम हो जाएगी, एक तो लोगों की सेवा होगी तो नाम बनेगा और दूसरा पैसा भी हम अच्छा कमा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से मैंने मेडिकल की तैयारी करनी शुरू करी और मेरा एजुकेशन अच्छा था, फोकस शुरू से ही अच्छा रहा है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम भी निकाल दिया था। क्या बात है। और मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, फर्स्ट ईयर में मैं गया और उसी समय मुझे
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। ये था मेरी लाइफ का एक्चुअल देखा जाए तो ये था मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, मुझे लगता है कि शायद, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, हाँ। मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ही कोई होगा जो ये डायरेक्ट सेलिंग से वाकिफ नहीं होगा और कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से तो जुड़ा होगा। हाँ, खास करके 2000 के बाद जितने स्टूडेंट होंगे, हाँ 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 हाँ, और अगर मैं उनकी बात करूं तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा 2000 के बाद का पढ़ने वाला जिसने कॉलेज लाइफ में इस इंडस्ट्री को नहीं देखा होगा। हाँ, अब मुझे पता है कि आप भी अगर अपनी लाइफ की इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी टकराव जरूर हुई। हाँ हाँ, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे और मैं गया हूँ वो जो सेमिनार्स होते हैं, हाँ, उन सेमिनार तक मैं पहुंचाया गया हूँ। हाँ, बल्कि अगर मैं जिक्र करूँ तो 2004 में जो है हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब हमारे एक मित्र ने मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, वो कंपनी ज्वाइन की, आईटी फील्ड से कुछ रिलेटेड थी, तो और बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो उनको मना भी नहीं कर सकते थे, तो वो बुलाते थे और सेमिनार में जो है वो लेकर के जाते थे। उनका था कि भाई 5 लोगों को लेकर के जाना है, तो वो चलना है तुमको, ठीक है, वो उसके बाद करना जो भी कुछ। उसके बाद उस दौर में कैसेट चलती थी, तो अपने पास वॉकमैन हुआ करते थे, तो वो कैसेट जो है वो ला करके जो भी स्पीकर्स की होंगे या जो भी उनके मेंटोर्स होंगे, तो वो कैसेट्स भी घर में हमें पूरी सुनाई गई हैं, हमने पूरी सुनी है। तो मैं वही बोल रहा था कि उस दौर से लेकर के जो है शायद इंडिया में मुझे लगता नहीं है किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग से हर कोई जुड़ा ही हुआ है। सॉरी जी, उसी दौर में मुझे ये इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था। हाँ। और जैसा बोलते हैं ना कि शुरुआती दौर में इंडिया में लोग इस इंडस्ट्री में 3 तरीके से आते हैं, लपेट से, चपेट से और पेट से। हाँ। लपेट का मतलब इमोशन में आ जाते हैं, किसी रिश्तेदार ने पकड़ के उसको ज्वाइन करा दिया, बोलते रिलेशन में आ जाते हैं, और तीसरा कुछ काम नहीं होता है तो मेरा भी वैसे ही था। कोई मेरे जानने वाला था, उस बंदे ने पकड़ा, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया और मैं आ गया। बट उस समय मेरा इतना अच्छा फोकस बहुत ही अच्छा था, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसी में फोकस किया था। लेकिन मीनवाइल जैसे एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास का बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो क्या करता है, अपने खर्चे निकालने के लिए पेरेंट्स सपोर्ट करे, या तो कोचिंग पढ़ाता है या तो आप देखते होंगे पार्ट टाइम में कुछ काम करता है। तो मैं भी ऐसी कुछ सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यार मैंने यहाँ पे शुरुआत कर ही दी है, मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कर लेता हूँ, जो हमारी एजुकेशन के अलावा जो टाइम होता था उस टाइम को मैं इसमें दे देता हूँ। और इस तरीके से मैं इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और मैं आज अगर सोचता हूँ तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये विधाता की मर्जी थी कि वो मुझे बार बार इंडिकेट करके इस फील्ड की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से मुझे प्रेजेंट करना अच्छा लगता था, लीडरशिप मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन लीडरशिप के धंधे में मैं जाऊंगा, उसके बिजनेस में मैं जाऊंगा, ये मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। तो उस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया और इस इंडस्ट्री का जुनून ऐसा चढ़ा, इतनी मतलब इसके अंदर मुझे अच्छाइयाँ दिखाई देना शुरू कर दी। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या वो चीज़ें हैं कि धीरे 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 मैं इस इंडस्ट्री का हो गया। और आज अगर आपके सामने खड़े हैं, आज अगर एज ए स्पीकर भी हम हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये सब कुछ इस इंडस्ट्री का ही देन है। और जो भी अभी आपके सामने जो प्रेजेंट अमित दुबे है, बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री का एक रूप है। डार्क साइड और पॉजिटिव साइड हर कुछ देखने के बाद मुझे लगभग 11 साल हो गए। एक समय ऐसा जुनून चढ़ा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 5 साल MBBS करूंगा तो मेरा 5 साल MBBS में लगेगा, 3 साल इंटर्नशिप में लगेगा, 3 साल मेरे लग जाएंगे करीब MSMD करने में, तो 12-15 साल लग जाएंगे। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी मजबूत नहीं थी, पेरेंट्स सपोर्ट कर पाए। तो एक दौर ऐसा भी आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैरियर या फैमिली, इसके बीच में अपने आप को चुनाव करना पड़ेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि मिडिल क्लास में जो लोग बिलोंग करते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होते हैं। उन्हें ये देखना पड़ता है कि मेरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है और मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपने भी वही पूरा कर पाता है जिसके सपनों को पूरा करने का प्लेटफॉर्म और बैकबोन उसके पास साथ होता है। ऐसी एक परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमने फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैंने MBBS ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में फोकस नहीं कर पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। और इसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि मतलब गलती से ही सही मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आने लगे ना जो मेरे कहने पे बिलीव करने लगे, और मैंने देखा उनके सपने जगने लगे। ऐसे लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते थे, मेरी वजह से, मतलब मेरी बातों से, मेरे मोटिवेशन से वो लोग अपना कैरियर ढूंढने लगे मेरे अंदर। तो जब मैं लोगों को उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार ये मेरे से कुछ चाहता है और मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ।
तो बी फ्रैंक मैं बताऊं कि मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं आया था, तो मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं पैसे बनाऊं, क्योंकि पैसे बनाने का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मेरे पास था और मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ हो सकता है। कोविड के दौर में जितना ज्यादा पैसे डॉक्टर्स ने कमाए, मुझे नहीं लगता है कि ये आज बताने की जरूरत है। तो मेरे पास पैसे कमाने के लिए मैं स्टेबल था, बट वो जो लोगों के अंदर झांकने के बाद जो इच्छा दिखाई दे रही थी मुझे, और उनकी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन मुझे नजर आ रहा था, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि मैं फिर इस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा रुझान के साथ देखना शुरू किया। अब जब मेरी एजुकेशन हर्डल आने लगी, तो फिर मैंने बेटर ये चूज किया कि मैंने फिर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़ के मैंने जनरल एजुकेशन, जनरल डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया। मैं जनरल कोर्स मैंने किया, मैंने वहाँ से पीजी डॉक्टरेट किया है मैंने वहाँ से। लेकिन जो फिर उसके बाद जो मेरा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा ना, वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रहा। तो आपने जैसे जब जिक्र किया एमबीबीएस का, तो आपने कहा कि दो ही पर्पस थे उसके, एक तो लोगों की मदद कर पाए और दूसरा पैसा कमा पाए। एमबीबीएस आपने छोड़ दिया, लेकिन ये डॉक्टर का पीछा आपने छोड़ा नहीं। हाँ, और जो बाकी दो चीजें हैं जो आपकी बातचीत से निकल के आया, तो पहला तो पूरा हो गया। आपने कहा कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना करियर ढूंढने लगे, तो आपकी सोशल सर्विस हो गई। हाँ, पैसा बना लिया उतना जितना डॉक्टर बना पाता। अगर मैं अपने मतलब अब इसको सॉरी जो है कि वो वाला डॉक्टर अमित दुबे जितना पैसा बना पाता, इस डॉक्टर अमित दुबे ने उतना पैसा बना अगर मैं उससे अगर मैं कंपैरिजन करके देखूं, क्योंकि इसका कंपैरिजन इस तरीके से मैं करता हूं कि जो मेरे बैचमेट थे, हाँ, आज वो जिस फाइनेंशियल पोजीशन में है, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में है आफ्टर एमबीबीएस एमडी करके, उससे लगभग 10 से 20 गुना मेरे पास पैसे हैं। नहीं करूंगा। ठीक है। और जो लाइफ स्टाइल अभी मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से मेंटेन करता हूँ, मेरे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी बोलते हैं, उस समय तो सब खूब गाली दिए मुझे, और दोस्त तो आपको पता ही है कैसे होते हैं एमबीबीएस वाले। ठीक है, तो मतलब इतना पॉज वो जो है आईटी और ईडी वाले नहीं सुनेंगे शायद। तो ठीक है, अच्छा है। तो मतलब ये इंटरेस्टिंग है, अगर चाहे ये कोइंसिडेंटली ही हुआ हो, लेकिन अभी आपसे जब चर्चा करते हुए समझ में आया कि ये डेस्टिनी भी हो सकता है कि आप एमबीबीएस में गए थे। नहीं, मुझे बड़ा कोइंसिडेंस जो है वो उस चीजों में लग रहा है कि आप जब एमबीबीएस में गए, आप डॉक्टर बनना आपके प्रारब्ध में था, ठीक है, तो आप वहां से डॉक्टर नहीं बने, तो आपने डॉक्टर का लेकिन पीछा कैसे भी नहीं छोड़ा। ठीक है, पैसे आपने बना ही लिए हैं। ये एजुकेशन मैंने इसलिए नहीं छोड़ा। कई लोग मुझे बोलते थे कि सर आपने पढ़ाई बिल्कुल क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देता है, एजुकेशन एक कॉन्फिडेंस भी देता है। राइट। तो ये मेरे अंदर शुरू से ही था, और ये वजह थी कि मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैंने वो प्रीफर किया कि मेरा एजुकेशन भी रहे, और शुरुआती में वो बिलीव नहीं होता है ना, क्योंकि हम इंडस्ट्री के लिए नए थे। इस बॉडी के अंदर क्या होता है मुझे अभी भी सब कुछ पता है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। तो एक डर भी था, ऐसा भी मान सकते हैं कि एक डर भी था कि सपोज यहाँ सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे। मुझे याद है मेरे नाना जी थे, वो मुझे बोलते थे कि बेटा अगर तू गरीब परिवार में पैदा हुआ है ना, तो तुझे ऊपर की डाल तब पकड़नी चाहिए जब नीचे की डाल पे तेरा पैर हो जाए। अब इस बात में क्या मतलब कितनी बड़ी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नाना जी मेरे बहुत अच्छे मतलब गुरु थे, तो वो मुझे बताते थे। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे पास बेस होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन जो कॉन्फिडेंस देता है ना, उसकी तुलना कोई कुछ किसी से नहीं कर सकता है। आज जितने भी लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया वो बंदा, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो किया लेकिन एजुकेशन उसने नहीं छोड़ा है। आप किसी की भी हिस्ट्री निकाल के देखिए, जिस फील्ड में वो गया ना उस फील्ड की एजुकेशन उन्होंने लिया। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एजुकेशन उसने छोड़ दिया, एजुकेशन उसने लिया है, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया था। सो अमित जी क्या है, मतलब अगर आपका उदाहरण देखें या आप जैसे और भी जो लोग हैं, तो अगर हम देखें कि हर जगह कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, कुछ फेलियर भी एग्जाम्पल्स अपने पास होते हैं, इस इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इतना इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का इतना नेगेटिविटी या नेगेटिव मार्केट इस तरीके से क्या है? मतलब वो है वाकई में वहां पर कुछ ज्यादा है या ये कुछ क्रिएट किया हुआ है? बिकॉज जब हम लोग वही पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने जैसे बताया कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब हम लोग जाते हैं तो जिसको बोलते हैं ना, हमारे वेस्ट यूपी बोलते हैं कि जाम बांध देता है ना, ठीक है, तो जब सेमिनार हॉल में आप घुसते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वो लगता है ऐसा कि आज ही करोड़पति बना के उन्होंने निकाल देना है। और गाड़ियां जिस तरीके की वहां पर रुकती हैं,
तो उसको देख करके मतलब मुझे लगता है कि यंग ब्लड जो होगा वो कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि वो फेक चेक्स रिप्रेजेंट होना, गाड़ियां जो है वो मतलब होती नहीं है उनकी बट वो खाली दिखाने के लिए लाया जाना, तो ये इतना मिस इंटरप्रिटेशन जो है या इसमें किस सर तरह आपके की ना क्यों दो है? सवाल छुपे हुए हैं। जी, एक तो कि लोग की इस इंडस्ट्री के प्रति धारणा ऐसी क्यों है, लोग ऐसी Right. बातें क्यों कर रहे हैं, राइट, और दूसरा कि जो एग्जाम्पल आप बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने का जो तरीका है वो ऐसा क्यों है। हाँ। तो हम एक एक करके उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो आपने बताया कि लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, हाँ। इसकी सर कहानी एक मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार क्या था, एक गांव में 4 अंधे थे और उस गांव में किसी ने हाथी नहीं देखा था। तो एक बार उस गांव में किसी बारात में हाथी आया, तो सारे गांव वाले गए हाथी देखने के लिए। अंधों को भी किसी ने बोला कि चल भैया तू भी हाथी देख ले। तो चारों अंधे जाते हैं हाथी देखने। उन्होंने भी बोला कि महावत भैया मुझे भी हाथी दिखा दो। तो महावत हंसने लगा, बोला यार तुम अंधे कैसे देखोगे हाथी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाओ देख लो, टच करके तुम लोग महसूस तो कर ही सकते हो। तो एक अंधा आगे जाता है और हाथी की सूंड पकड़ता है। तो 2 बार 3 बार हाथ फेर के अच्छे से बोलता है यार हाथी तो ऐसा लग रहा है जैसे मोटा अजगर सांप हो। फिर दूसरा बोलता है कि अच्छा रुक जा मैं भी देखता हूँ। वो जाता है तो उसके पकड़ में हाथी की पांव आते हैं। तो उसने 2 बार 3 बार हाथी के पैर पे ऊपर नीचे हाथ फेरा और वो बोलता है कि यार तू तो झूठ बोल रहा है, ये अजगर जैसा थोड़ी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा खंबा हो। ये दोनों झगड़ा करने लगे। तीसरा फिर आता है, उसने बोला रुक जाओ अभी, लेट मी वेरीफाई, मुझे अब वेरिफिकेशन करने दो। तो उसके पकड़ में हाथी का कान आता है। तो उसने हाथी के कान के ऊपर हाथ पैर फेरे और उसके बाद वो बोलता है यार तुम दोनों बेवकूफ हो क्या, ये किसी भी तरीके से ना फ्लेक्सिबल ना मोटापा कुछ भी नहीं लगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे सूप हो, सूप जैसा। और चौथा बोलता है कि अच्छा रुक जाओ मैं वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि तीनों में पंगे हो गए। वो पकड़ता है तो उसके पकड़ में हाथी की पेट आती है। तो पेट पे हाथ फेरता है चारों तरफ, 2 बार 3 बार फेरता है और बोलता है तुम तीनों के तीनों बेवकूफ हो, हाथी ना सांप जैसा है, ना हाथी सूप जैसा है, ना हाथी खंबे जैसा, हाथी तो ऐसा है जैसे बड़ा ट्रंक हो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, कौन गलत था चारों में? जिसने जैसा एक्सपीरियंस किया उन्होंने वैसा उसके हाथी के बारे में बताया, तो कोई गलत नहीं था। तो क्या हम बोले कि हाथी सांप जैसा है, तो हम क्या बोले कि हाथी खंबे जैसा है। कोई गलत नहीं था लेकिन कोई सही भी नहीं है। सेम हालात जो आज मार्केट में है ना, ये जो लोग ला के मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं वो सब अंधे के हाथी हैं। ये सब इस इंडस्ट्री को जिस रूप में जिन्होंने देखा ना, वो इंडस्ट्री के बारे में वैसी बातें कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है प्रॉपर नॉलेज ना होना। जब लोगों के पास जानकारी नहीं है, ये जितने भी आज के डेट में आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, मेरे से कई बार कई लोगों ने बोला, आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की मेरी टीम है, मैं इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं। तो कई लोगों ने मेरे से बोला कि सर आप लाइव लाके क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। मैंने बोला कि अब समय कभी आएगा तो बताएंगे, लेकिन मैं ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बात वही हुई कि भैंस के आगे बीन बजाए। जब जानकारी नहीं है और उसके बाद लोग अंधों के जैसा अनुभव करके अगर अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, तो उसमें मेरा बोलना किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो सर जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में विभिन्न बातें कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जिन्होंने जिस रूप को देखा वही बोल रहे हैं। जैसे सर डायरेक्ट सेलिंग का जो एक्चुअल मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। कोई किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में जुड़ गया तो वो बोलता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है पैसा लगाओ, लोगों का लगवाओ, लोगों को जोड़ो, काम हो गया। Correct. कोई इसको मेंबर बनाने का बिजनेस बोलता है, कोई फंसने फंसाने का बिजनेस बोल रहे हैं। तो जिसकी जैसी अनुभव, और इसमें किसी को हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं, कोई मतलब मुझे गाली न दे कि वो मेरे बारे में गलत बोल रहा है। जिन्होंने जैसा अनुभव किया वो इसकी डिफिनेशन वैसे लेके बैठा हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी के बोलने से कोई भी इंडस्ट्री उस रूप में नहीं हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का वास्तविक स्वरूप क्या है, और उसके लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज जो आपने बताया कि जो हम लोग एक विकृत रूप ले देखते हैं, जहां पे झूठ का सहारा लिया जाता है, जहां पे फ्रॉड तरीके से काम करने, हमें मतलब जाने के बाद एक बंदे को खुद महसूस हुआ कि यार यहाँ दिखावटी चीजें ज्यादा चल रही है। तो सर विकृति हर जगह है। मैं मानता हूं कि आज ये इंडस्ट्री अगर बदनाम भी है तो इन्हीं लोगों की वजह से। कई डायरेक्ट सेलर मेरे से जब बोले कि सर आप किसी को जवाब क्यों नहीं देते, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तुम सब सुधर जाओ, अपने आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। हर जगह गलत है, लेकिन किसी जगह के गलत हो जाने से कोई इंडस्ट्री खराब नहीं हो जाता। आप मुझे बताइए किस फील्ड के अंदर गलती नहीं है? क्या सारे डॉक्टर अच्छे हैं? आए दिन न्यूज में आपको आता है किसी ने किडनी का रॉकेट कर दिया, कोई किसी का किडनी एक निकाल के बेच दिया। हो रहे नहीं हो रहे? वहां भी तो स्कैम हो रहा है। आप देखिए कितनी सारी फिल्में बनी हुई है डॉक्टरों के स्कैम पे, हर जगह स्कैमर बैठे हुए हैं। क्या सारे जो नेता हैं वो सारे अच्छे हैं? वहां भी भ्रष्टता है।
तो हर फील्ड के अंदर अच्छे लोग और बुरे लोग हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बोलना है कि अगर बुराई दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब अच्छाई कहीं ना कहीं जीवित है। तो हमें उन बुराइयों को फोकस करने के बजाय उन अच्छाइयों पे फोकस करना पड़ेगा और लोगों को ये जानकारी देना पड़ेगा कि सही चीज क्या है, सही स्वरूप क्या है। ये नॉलेज जिस दिन लोगों को मिल जाएगा तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसी से जुड़ा एक अभी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है, और दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स, हम शायद सामान्य लोगों के लिए बात कर सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं होगी या उन्होंने विषयों को ठीक से नहीं पढ़ा होगा या नहीं जांचा होगा, लेकिन जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों आई सामने, उसमें दोनों ही इन्फ्लुएंसर, नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई, तो वो दोनों ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एजुकेटिव हैं और अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। तो उसमें से उन जो वो कंट्रोवर्सी है उनमें से डॉक्टर अमित दुबे किसके पक्ष में है, या आपका क्या सोचना है उस कंट्रोवर्सी के ऊपर? देखिए, इस मुद्दे पे तो मैं एक्चुअल में बात नहीं करना चाहता था। मेरे पास कम से कम 5 लाख से ज्यादा मैसेजेस और मेल पड़े थे जब लोगों ने बोला सर आप अपने यूट्यूब से इसके बारे में अपनी राय दीजिए, क्योंकि वो मतलब दोनों अलग ही पक्ष की बातें हो रही हैं। एक इंसान वो है, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली संदीप माहेश्वरी जी को, हम लोग बहुत छोटे थे तब से मैंने उनको देखा है, उनको हमने सुना है, और विवेक बिंद्रा जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरीके से हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज के अंदर अगर कोई भी अगर विकृति आती है ना, ये उस चीज से रिलेटेड है। रियल सच्चाई यही है। हमने कुछ और सोच के किसी भी चीज की शुरुआत करी, और अगर हम धीरे धीरे उन चीजों को मैनिपुलेट करते हुए चले जाएंगे और उसकी वजह से अगर किसी का लॉस होगा तो लोग धीरे धीरे वॉइस रेज करेंगे। ये इस पक्ष से रिलेटेड है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बात सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और मुझे लगता है इस बात से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में आप कोई भी काम कीजिए, आपके काम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके काम से किसी को लॉस हो रहे हैं, आपको किसी के नुकसान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काम गलत माना जाता है। और अगर आपके काम से किसी को बेनिफिट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो आपका काम सही काम माना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जो विकृति है ना, यही तो विकृति है। वो बड़ा, जब संदीप माहेश्वरी जी ने वो पॉइंट उठाया था, वो मुद्दा जब उठाया था, तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ। मेरे पास कई लोग बोले यार वो तो एमएलएम के बारे में बोल रहे हैं। मैं बोला एमएलएम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो एमएलएम स्कैम के बारे में बोल रहे हैं। वो उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो एमएलएम के नाम पे गलत करते हैं, वो उनके बारे में बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चाहे वो जो भी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर आम लोगों को लूटने का काम करे, आम लोगों को ठगने का काम करे, आम लोगों को मैनिपुलेट काम करने का काम करे, तो उसके विरोध में आवाज उठनी चाहिए। जो गलत है सो गलत है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। हमारी इंडस्ट्री में भी आज अगर आवाजें उठती है तो मैं उसको पक्षधर हूं, और मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए सही क्या है, गलत क्या है। आप किसी इन्फ्लुएंसर को मत देखिए कि वो क्या बोल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। जैसे मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक एडवांस बिजनेस मॉडल है। जैसे पुराने दौर में क्या होता था, वस्तु विनिमय चलता था। आपने चावल अच्छा उगाया और मैंने नील की खेती करी। आप सुनते पुराने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी ऐसा होता था। तो हम क्या मार्केट में जाते थे, हम आपसे चावल लेते थे, आपको नील की खेती देते थे, इसको वस्तु विनिमय बोलते थे। बिजनेस ऐसे ही होता था। बाद में 19वीं शताब्दी के दौर में फ्रेंचाइजी सिस्टम मार्केट के अंदर आया। 1860 के करीब में फ्रेंचाइजी सिस्टम मार्केट में आया था। जब रुपए पैसे का लेन देन आ गया, मुद्रीकरण जब हो गया, मुद्रा का एक्सचेंज शुरू हो गया, तो बिजनेस वर्ल्ड थोड़ा अपग्रेड किया। वहां पे फ्रेंचाइजी सिस्टम आने लगा। जब कोई इंसान अच्छा प्रोडक्ट बनाता था, वो लोगों को फ्रेंचाइजी देता था कि आप मेरे बदले प्रोडक्ट लोगों को बेचना शुरू करो। क्या ये बेचने का माध्यम है? अब बेचने के लिए सपोर्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम आया, बाजार का सिस्टम आया, या जो भी आज आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट मीडिया का दौर आता है, डिजिटल मीडिया का लोग सहारा लेते हैं। सेम वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बेचने का एक सिस्टम बनाया गया था। जैसे इस इंडस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर योर एक्सपीरियंस। और ये हर जगह होता है।
एक मॉल के अंदर आप जाइए, तो मॉल के अंदर अगर आपने कोई सामान परचेज किया तो परचेज के बाद मॉल वाला बोलता है सर आपको हम एज ए मेंबर रजिस्टर कर देते हैं, आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको एक कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे, उस पॉइंट को या तो बाद में आप रिमीट करा सकते हैं या तो आपको इसके बदले कोई गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? क्या ये इट इज द सेलिंग टेक्निक। तो वैसे ही 1886 में कैलिफोर्निया की कंपनी थी कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड, उसने एक कॉन्सेप्ट लाया था। उसने ये बोला था कि हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर्स में पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम लोगों के थ्रू ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं। तो चूंकि कंपनी से डायरेक्ट लोगों तक जा रहा था इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। 1886 आज की कहानी नहीं है। अब कोई बोले सर क्या 19वीं शताब्दी की ये बिजनेस है, तो मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा इतिहास पलट के देखेंगे तो हम्मुराबी सभ्यता जब थी उसके अंदर एक कोड आता था, पेडलर कोड, जिसके अंदर जो डायरेक्ट सेलर होते थे उस दौर में उनको पेडलर बोलते थे। वो डायरेक्ट सेलर क्या होते थे, किसी कंपनी की संस्था के द्वारा कोई अगर प्रोडक्ट उगाया जाता था उसको उठाते थे और घर घर जाके वो बेचते थे, उस समय पेडलर बोलते थे। तो डायरेक्ट सेलर यानी पेडलर, और पेडलर्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, हम्मुराबी के अंदर कोड आता था, उसका भी वर्णन आता है कहीं हिस्ट्री के अंदर। यानी ये जो बिजनेस का जो तरीका था, ये तरीका कब से है, बहुत पुराने सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समय से है। लेकिन बाद में ये अमेरिका आते आते दब गया था, अमेरिका में भी आया था लेकिन दब गया था। 1886 में जब किसी कॉर्पोरेट ने इस कल्चर को अपनाया, बाद में उसी कंपनी को लोग एमोन के नाम से जानते हैं, उस कंपनी ने इस कल्चर को अपनाया था, तब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैलना शुरू किया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप पहले हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, अगर आपके माध्यम से वही प्रोडक्ट लोग अगर खरीदते हैं तो हम आपकी एक डायरेक्ट सेलिंग आईडी क्रिएट कर देंगे और आपके माध्यम से जितने लोगों के भी ये प्रोडक्ट जाता है तो उसका एक कमीशन हम आपको दे देंगे। अब ये पैसे कंपनी कहां से खर्च करती है, जो पैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर चेन में जाता था, एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो 70% पैसा कंपनी डायरेक्ट सेलर के अंदर बांटती थी। ये थी शुरुआत। अब कॉन्सेप्ट सिंपल देखिए, जब फर्स्ट सेल आया, यानी हम बोल सकते हैं कि पुराने समय में जब बिजनेस होता था क्या बिकता था, अच्छा प्रोडक्ट बिकता था। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या बिका, अच्छा प्रोडक्ट बिका। और डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या था, अच्छा प्रोडक्ट ही बिक रहा था। कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था कि अच्छा प्रोडक्ट लोगों के माध्यम से बेचा जाए, क्योंकि लोग प्रमोट तभी करेंगे जब प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पे एडवांस क्या है, प्रोडक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी। अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा लगता है, अगर आपके माध्यम से अगर ये प्रोडक्ट बेचा जाता है, मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके माध्यम से इस प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन होती है तो एक पैसा एक आपको भी मिलेगा। यानी प्रोडक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री ने दिया था। तो ये लोगों के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि जनरल लाइफ में भी देखिए आप सब ये काम जरूर करते हैं। आप किसी सैलून में जाते हैं, आपने बियर्ड अच्छे से सेट कराया, आप आपके दोस्त के पास आए, दोस्त ने पूछा भाई बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ से कराया, आप नाम लेते नहीं लेते हैं, तो आपका दोस्त आपके कहने पे जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन आज तक सैलून वाले ने अगली बार जब आप पहुंचे तो यार आपके बोलने से 5 दोस्त आए थे, ये लो मेरे तरफ से आज फ्री में आपका बियर्ड हम सेव कर देते हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप जूते खरीदते हैं, जूता अच्छा लगता है, आप दोस्तों को बोलते हैं यार सही रेट में मिला है, दोस्त जाते हैं उस दुकान के पास, शूज खरीद के आते हैं, यानी आपके रिकमेंडेशन उसके धंधे में बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज तक चूंकि ऐसा सिस्टम नहीं था जहां से उससे आपको कोई बेनिफिट मिले। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये सब क्या है, यही तो होता है कि जब वो कोई चीज के बारे में बताता है और उसके माध्यम से कुछ अगर सेल होता है तो उसके एवज में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल भी तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब इसको हवा बनाने के लिए लोगों ने एक अलग स्वरूप प्रदान कर दिया इस इंडस्ट्री को, लेकिन एक्चुअल बिजनेस कॉन्सेप्ट यही है। और इसी बिजनेस कॉन्सेप्ट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के 2021 में जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं, उस रूल्स भी यही बोलती है कि अगर आप किसी को जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा के पैसे ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। अब जो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलना ये तो गलत है, वो तो अलग स्वरूप है, वो तो एक स्कैम है। डायरेक्ट सेलिंग का रूप क्या है, एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों में अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सेल करना। अगर ये कहीं भी हो रहा है, एक अच्छा एथिकल प्रोडक्ट, और मैं बोलता हूं यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, सेटिस्फाइड योरसेल्फ, देन शेयर योर एक्सपीरियंस, यहां पे तो वैसा हो रहा है। तो इसमें कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे स्कैम की कोई बदबू आ रही है, स्कैम की कोई भनक आ रही है, या लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है? तो सीधी सी बात है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया किसी भी संस्था का, और मेरी मम्मी को डायबिटीज था, मैंने डायबिटीज के लिए एक प्रोडक्ट लिया और मैंने पिलाया उनको जूसेस, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया। अब मेरे चाचा को डायबिटीज होगा तो क्या देंगे, वही तो देंगे, वही देंगे ना। अब चाचा के दोस्तों को अगर कुछ होगा तो चाचा क्या रिकमेंड करेंगे? तो जो जनरल मार्केट में रिकमेंडेशन होता था, अगर उसको एक बिजनेस मॉडल का स्वरूप दे दिया इस इंडस्ट्री ने, इसमें कुछ अलग नहीं है।
अलग जो लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। और मैं आज भी बोलता हूं, आपको सही और गलत समझना हो तो यही समझ लीजिए कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है, और जो इसके अनुसार इसके विपरीत जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत बिजनेस मॉडल है। जैसे किसी को ऑडी दिखा के ज्वाइन करा ले रहे हैं, किसी को सेमिनार में फेक चेकबुक दिखा के ज्वाइन करा रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल ही नहीं है। और यही तो अवेयरनेस लोगों को समझना है। लोग कमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? बिजनेस मॉडल के ऊपर कर रहे हैं, जबकि कमेंट किस पे होना चाहिए? सही गलत पे होना चाहिए। आप लोगों को ये तो बता रहे हो ये गलत है, ये नहीं बता रहे हो इसका सही स्वरूप क्या है। सही स्वरूप बताएंगे तो शायद जो पब्लिक आंख बंद करके भाग रही है ना, वो शायद वो अच्छे से समझ पाएगी इन चीजों को। मैं उसी प्रश्न पर बल्कि आ रहा था कि आपने इतिहास बड़े अच्छे से समझाया, कॉन्सेप्ट और मॉडल भी जो बहुत ही खूबसूरती से रखा आपने। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो शायद अभी कुछ फर्म से, कुछ कंपनी से जुड़े होंगे, इस मॉडल से जुड़े होंगे, बट शायद संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ लोग जो शायद उस प्रोसेस में होंगे जो सेमिनार हॉल्स में ले जाए जा रहे होंगे, कुछ लोग जो फ्यूचर में आने वाले होंगे। तो वो अगर वो पता कैसे करें, वो क्या बेसिक्स हैं कि वो पता करें कि अगर कोई गलत कंपनी है तो उससे बचा जा सके, वो क्या कुछ अगर 2-3 पॉइंटर्स आप सजेस्ट कर सकें? अच्छा, ये जो स्वरूप है ना सर, ये हिंदुस्तान में ही ज्यादा है, जो एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूँ। जब आप फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग को देखेंगे तो लगभग 35 लाख करोड़ का बिजनेस है पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के अंदर। 35 लाख करोड़ का बिजनेस है ये इंडस्ट्री का, इतना बड़ा स्वरूप है। हिंदुस्तान में लगभग 25,000 करोड़ की इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। क्या हुआ था 1995 में इंडस्ट्री जब इंडिया के अंदर आई थी तो कुछ लोगों ने क्या फील किया, कुछ लोगों ने फील किया कि जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसको खरीदवाने में। आज के डेट में सर देखिए, मैक्सिमम लोगों की जो स्कैम में फंस जा रहे हैं, जैसा आपने अभी पूछा कि स्कैम में फंस जा रहे हैं, तो इससे हम कैसे लोगों को बचा सकें नॉलेज से। और वो नॉलेज क्या है हमें समझना पड़ेगा कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एक MLM स्कैम वाली कंपनी का हम चुनाव कैसे करें, दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। सबसे पहली बात कि जो स्कैम है, जैसे आप स्कैम कंपनियों में देखेंगे तो वहां पे ज्यादा फोर्स लोगों के जोड़ने पे दिया जाता है। वहां पे ज्यादा बातें ना मनी पर्सपेक्ट पे आपको करता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। लोग प्रोडक्ट सर्विसेज की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, कमाने की बातें ज्यादा करेंगे। लोगों को कैसे लाना है, अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे लेना है, इसकी बात करते हैं। दुनिया के हर इंडस्ट्री, हर सेल्स में प्रॉफिट की बात की जाती है, लेकिन उस प्रॉफिट को पहुंचाने के लिए जो मेन चीज होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी अच्छे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तलाश कर रहे हैं और अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, आपको किसी भी इंडस्ट्री में 5 पॉइंट चेक करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है वो कंपनी, वो प्लेटफॉर्म जहां पे आप परफॉर्मेंस करेंगे, और दूसरा होता है आपकी एजुकेशन सिस्टम, जहां से आप और आपके लोगों का जो करियर है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। इसको समझने वाली बात है। और इन पॉइंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जो 2021 के रूल्स बने थे, उस रूल्स के अंदर भी बताया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियर चीजें उसमें मेंशन किया हुआ था। अब कंपनी से आपको 2 चीजें मिलती है। सबसे पहला, अच्छा प्रोडक्ट। आप जिस भी संस्था के साथ जाते हैं आपको पहले ये चेक करना है कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट हम जिन लोगों को देने वाले हैं उसके वाकई लायक है या नहीं है। आप ये भी चेक कीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑडी, BMW, मर्सिडीज का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब स्कैम है, वो सही चीज नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट की खुद एक ताकत होती है। आप आज के डेट में जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि साबुन वाला आपके घर में पैसा देता है, बल्कि इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि साबुन आपको अच्छा लगता है। तो कोई भी जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ अगर कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, आप जिन लोगों को, आपके जो टारगेटेड कस्टमर हैं वहां पे दिया जा सकता है, उसकी फ्यूचर डिमांड बनी रहेगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कभी कोई स्कैम होने का कोई डर नहीं रहेगा। दूसरा, आपकी करियर तब बनेगी जब आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसमें पैसे अच्छे हो। तो हमें यह भी देखना होता है कि कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको ये चेक करना होता है कि कंपनी जो है हमें किस तरफ लेके जा रही है। अगर कहीं भी केवल जोड़ने की बात की जा रही है, समझ लो प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर आपको शॉर्टकट में करोड़पति अमीर बनाने की बात की जा रही है तो गड़बड़ है। ऐसा कहीं नहीं होता। दुनिया के किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए पेशेंस चाहिए, सफल होने के लिए टाइम चाहिए। सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता के लिए समय लगता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह की बातें की जा रही है, वो जो ग्रुप है आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन बिजनेस एजुकेशन बताने की बात करते हैं या नहीं करते हैं, या आपसे सिर्फ
जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनो, ऑडी खरीदो, BMW खरीदो, अगर इनकी बात कर रहे हैं तो आपको बचने की जरूरत है। ऐसे जगहों पे कभी भी करियर बड़ा नहीं बन सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इंसान आपको मेंटरशिप दे रहा है उसकी सोच क्या है, वो इंसान आपको क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हमारी भाषा में, इस इंडस्ट्री की भाषा में अपलाइन बोलते हैं। तो अगर एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, अच्छी पे आउट सिस्टम मिलती है किसी भी संस्था के साथ, तो वो संस्था अच्छी है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा देता है तो संस्था अच्छी है। अपलाइन का विजन अच्छा है, इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव है, वो आपको उलझाने की कोशिश ना करता हो, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो, तो इंडस्ट्री पक्की है, अच्छी है। वो इंसान अच्छा है, वो आपको आगे लेके जाएगा। और फिर पांचवा, हमारा भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। कई ऐसे लोग भी हल्ला हंगामा कर रहे हैं जिन्होंने किसी के कहने पे पैसे डाल दिए थे, एक दिन भी काम नहीं किया है, और आज यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, वैसा होता है। मेरे दोस्त, आप लोग उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिन्होंने कभी रियल MLM, रियल डायरेक्ट सेलिंग किया ही नहीं। आप उनके स्वरूप को दिखा रहे हैं जो लोग स्कैम के साथ हैं। आप उस स्वरूप को दिखाइए जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। आप 10 लोगों का सेमिनार तो दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको रियल दिखाना हो तो आप 25,000 इंदिरा गांधी स्टेडियम का सेमिनार में लोगों को भाड़े पे बुला कर भर के दिखा दो, तब मैं समझूं कि आप रियल इसकी बुराई कर रहे हो। अगर आप आज मार्केट के अंदर ऑडी BMW के झूठे सपने दिखाने की बात करते हो, अगर आप में रियल दम है तो वास्तविक में आप 20, 50, 100 जगुआर BMW जैसी गाड़ियां एक साथ भाड़े पे शूटिंग के लिए ही लाके दिखा दो। मुझे पता है आप में इतनी ताकत नहीं है, आप में इतना दम नहीं है। ये कर सकता है तो इस इंडस्ट्री का रियल कोई हीरो है, इस इंडस्ट्री का रियल कोई बंदा है जिसने काम किया है, मेहनत किया और उसने एक अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है ना, ये वो कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज हजारों लोगों की करियर बनी है। 26,000 करोड़ का टर्नओवर आज तक इस इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान के अंदर दिया है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट बोल रहा है, KPMG का डाटा बोल रहा है, फिक्की की डाटा ये बता रही है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,450 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस इंडस्ट्री के प्रति गड़बड़ होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री को लेके रूल्स नहीं लेके आती। और आज के रेट में लगातार जो पोंजी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग में जो डिफरेंशिएशन नहीं था 2023 के रूल्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डिफरेंशिएशन की भी बात की है। तो मुझे लगता है कि हमें इन मुद्दे को देखना चाहिए, इन चीजों पे बात करना चाहिए। और जब इन बातों को देख के आप सही नॉलेज के साथ जब मार्केट में बात करेंगे तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के बजाय आप एक सही मार्गदर्शन दिखा पाएंगे, लोग एक सही जगह दिखा पाएंगे, सही रास्ता दिखा पाएंगे, और लोगों की कैरियर में, उनके करियर को सही बनाने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। और मैं भी आज टिया टॉक के माध्यम से सबको यही बताना चाहूंगा, इन्फ्लुएंसर जितने हैं मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा, जितने भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में अपनी करियर लगाने वाले लोग हैं मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा, सही गलत का फैसला करो, सही गलत का चुनाव करो, सुनो सबकी, अपना नॉलेज, अपना दिमाग लगाइए। मैं नहीं बोलता जो मैंने बताया आप उसको सही मानिए, आप खुद सोचिए, अपने तरीके से सोचिए, और जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर बात जब करेंगे ना तो आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, कभी भी आप इन स्कैम में कभी नहीं फंसेंगे, और आप सुरक्षित एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। मैंने बनाया और मैंने बनते हुए लोगों को देखा है। मैंने इस इंडस्ट्री में 500 से लेकर 50 लाख रुपए महीने तक के सफर को देखा है और लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपकी मर्जी है कि आपके फैसले किस तरीके के होने चाहिए। मेरा सर ऐसा मानना है कि लोगों को बताना चाहिए। तो अमित जी, ये मार्केट पे जब हम इन जनरल टर्म्स सुनते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन MLM के नाम से भी जो है वो ज्यादा हम लोग जब इन जनरल जो है जब हम लोग सुनते हैं टर्म्स जो है तो MLM के नाम से ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग और MLM में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सर एक ही चीजें हैं। अच्छा, जैसे डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू हुआ था जी, तो डायरेक्ट सेलिंग के 2 पार्ट होते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही MLM बोलते हैं। 86 में जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो उस समय सिंगल लेवल मार्केटिंग होता था। सिंगल लेवल मार्केटिंग का मतलब कि मैंने प्रोडक्ट कंपनी से उठाया, डोर टू डोर जाके सप्लाई किया। आज भी होता है, उसको लोग सेल्स बोलते हैं यहाँ पे जनरली। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या हुआ कि मैं प्रोडक्ट तो सेल कर ही रहा हूँ, साथ में मुझे एक पावर मिला कि मैं अपने डाउन में सेल करने वाले लोगों को भी जनरेट कर सकता हूँ। तो कई लेयर बन गए ना सेल्स के, मल्टी लेयर बनते हैं। ये 1896 में, ये 1869 के अंदर एमवे ने इसको शुरुआत किया था। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का जन्मदाता वही है। अच्छा, 1869 के अंदर, 1886 के अंदर ये शुरू हुआ, 1969 के अंदर, सॉरी 1969 के अंदर एमवे ने इसको शुरू किया था। लगभग मुझे लगता है 50-100 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही बोलते हैं MLM।
ये दोनों मतलब एक ही इसके दो पार्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग दो पार्ट, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही MLM बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जो MLM स्कैम आप देख रहे हैं उसकी कहानी क्या है, हम उस पर आपको बताते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के अंदर आया था 1995 में। अच्छा, तो जो इथिकल कंपनियां थी जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको मैनेज कर रही थी और अच्छा बिजनेस कर रही थी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आने से पहले ये इंडस्ट्री लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की टर्नओवर कर रही थी पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। जब इंडिया के अंदर आई 1995 में, 1995 में आई थी, तो ये कॉन्सेप्ट जैसा था वैसे ही आया था, यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे जो कुछ गड़बड़ गलत लोग थे, उन लोगों ने देखा कि जब हम किसी को ये बोलते हैं कि आप जी मेरा प्रोडक्ट ले लो, तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होता है, रिजेक्शन होता है। हर सेल्स के अंदर रिजेक्शन होता है। आप जूते खरीदने जाते हैं, 10 जूते देखते हैं, एक पसंद आता है, उसके बाद भी दाम अच्छा ना लगा तो निकल जाते हैं। तो दुनिया के हर सेल्स के अंदर रिजेक्शन आता है। तो जब सेल में रिजेक्शन आता था ना, तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता था, क्योंकि शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री में अच्छे प्रोफाइल नहीं आए थे, नॉर्मल लोग थे। दूसरा, जब लोगों ने ये बताना शुरू किया कि ये जूते तो है, लेकिन जूते को अगर आप ले लेते हैं तो साथ में आपको लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो पब्लिक बड़ा अट्रैक्ट होने लगी। अब ये गलती अगर एक तरीके से देखा जाए तो आम पब्लिक की भी है। भ्रष्टाचार में जितने दोषी अधिकारी होते हैं, उतना दोषी भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी होते हैं जो उस अधिकारी को पैसा देते हैं। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, इस बिगड़े हुए स्वरूप में वो लोग भी दोषी हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा था तो लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे प्रोडक्ट के साथ वो लाखों की अपॉर्चुनिटी देता था, तो लोग उस प्रोडक्ट को, बिना काम के प्रोडक्ट को भी खरीद लेते थे। तो यहाँ पे जो 2, 4, 5 साल के अंदर लोगों ने अनुभव किया, मैं तो बोलता हूँ जो लालची लोग थे, जो घटिया डायरेक्ट सेलर थे, उन्होंने अनुभव किया कि जब भी हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो प्रोडक्ट झट से सेल हो जाता है, तुरंत पॉकेट से पैसा निकल जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में ना लालच का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है, और मैं ऐसे भी मानता हूं ग्रीडी फैक्टर्स दुनिया की सबसे मजबूत फैक्टर मानी जाती है। आप कहीं भी ग्रीडी फैक्टर्स डाल दीजिए, कुछ भी काम आसानी से हो जाता है। तो इन लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया, और 2000 के दशक में जितनी भी कंपनियां उन्होंने लॉन्च किया, वही लोग जो सीखे थे 5 साल, वो निकल के बाहर मार्केट में इन्होंने कंपनी बनाना शुरू किया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लेके हिंदुस्तान में कोई गाइडलाइन थे नहीं, तो MCA के अंदर रजिस्टर्ड होती थी, कंपनियां फट से बन जाती थी। लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दिया, और जो वहां पे लोगों ने शुरू किया वो बोला यार प्रोडक्ट तो से ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी बिक रहा है। क्योंकि जब इंडस्ट्री आया था इंडिया में, तो बोला जाता है इंडिया वाज द बिगेस्ट मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग, और अभी भी है। इंडिया विल बी द बिगेस्ट मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग। बोला जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितना बड़ा मार्केट, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अगर पूरे वर्ल्ड में है, तो इंडिया उसमें सबसे आगे जाने वाला है, ऐसा माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो कंज्यूमर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट खूब बिकेगा। दूसरा, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और जब बेरोजगारी ज्यादा है तो रोजगार का ऑप्शन ज्यादा बिकेगा। वही था अपॉर्चुनिटी पार्ट जो इस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व था। तीसरा, यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं। इमोशन में क्या होता है कि रेफरेंसेस जल्दी काम आ जाते हैं, और विदेशों में ऐसा रेफरेंसेस काम नहीं आते जितना इंडिया के अंदर आता है। जितने रिश्ते यहाँ पे निभाए जाते हैं, दोस्त दोस्त के कहने पे दारू पी जाता है, दोस्त दोस्त के कहने पे सुट्टा मार लेता है, बाहर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इमोशन से बहुत सारी चीजें हो जाती है, इमोशन के दम पे करोड़ों की डील हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर। बाहर ऐसा नहीं होता, वहां लोग दिमाग से और इथिक्स के साथ करते हैं, यहाँ के साथ वो रूल्स लागू नहीं होता। और जो सबसे ड्रॉबैक था वो था एजुकेशन की कमी होना। तो लोगों ने देखा कि जब मार्केट बहुत बड़ा है तो हम फिर ऐसा करते हैं, ज्यादा उसको बेचते हैं जो यहाँ पे बिक रहा है। दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। लोगों ने फिर बाद में प्रोडक्ट को बोला, प्रोडक्ट को मारो गोली, अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग प्रोडक्ट हटा के केवल अपॉर्चुनिटी बेचना शुरू कर दिए। तो 2000 के बाद कई ऐसी कंपनियां थी जो मार्केट के अंदर आई, और उन लोगों ने क्या शुरू किया, उन लोग घटिया प्रोडक्ट उठा के ले आए, 500 की साड़ी सूट उठा के ले आया, 10,000 में लोगों को बेचना शुरू कर दिया। या ऑनलाइन एजुकेशन क्रिएट कर दिया, नेट के ऊपर एजुकेशन डाल दिया, हाँ जी ये कोर्स है 20,000 में मिलेगा, ये कोर्स 20,000 में तुम खरीदोगे तो बाहर से 2-4 लोगों को लाओगे तो तेरे पैसे वापस हो जाएंगे। ये जो स्कैंडल स्कैम शुरू हुआ था ओरिजिनल, ये 2000 के दशक में जितनी भी कंपनियां आई, क्योंकि उन्होंने बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग MLM जैसा यूज किया था, इसलिए लोगों की नजर में यही लग रहा था। मैं अंधे हाथी वाली बात फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, लोगों को ये लग रहा था कि ये डायरेक्ट सेलिंग ही चल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या ये वाकई डायरेक्ट सेलिंग था? नहीं था, नहीं। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है यूज द प्रोडक्ट। पहले आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, गेट द रिजल्ट। अब कोई प्रोडक्ट कब यूज करेगा? जब उसको नीड होगी, ऐसे तो यूज करेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोला गया
कि प्रोडक्ट इसलिए लेना कि तेरे घर में ऑडी आ जाएगी, बोलते हैं ना कि हमारा साबुन केवल शरीर की सफाई करता है, लेकिन भैया ये साबुन तुझे ऑडी की सफाई कर, ऑडी दिलाएगा। ये वाली जो डायलॉग मारना लोगों ने शुरू किया था वो उसी दौर में शुरुआत हुई, उसी दौर में लोगों ने मारना शुरू किया ताकि लोग अपॉर्चुनिटी को देख के हमारे साथ ज्यादा ज्वाइन होने लगे। ये विकृत रूप है एक्चुअल देखा जाए तो, इस इंडस्ट्री की विकृत रूप है। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर विकृत रूप है, जैसे टीचिंग लाइन के अंदर विकृत फील्ड है, वैसे इस इंडस्ट्री की विकृत रूप है जिसको आज लोग MLM स्कैम के रूप में जान रहे हैं। अब हुआ क्या, अपॉर्चुनिटी बेचना कोई गलत नहीं है, मैं बोलता हूं, लेकिन जैसे 100 लोग आपके साथ आए तो 90% लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी में पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं। एक क्लास में अगर 100 लोग हैं, सेटल कितने लोग होते हैं? 10 लोग। अगर 100 लोग किसी क्रिकेट मैदान में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो रणजी ट्रॉफी तक कितने लोग पहुंचते होंगे? 5 लोग, 10 लोग, ऐसी तो अनुपात होता है लोग। हाँ। हर जगह ऐसी है रेशियो, हर फील्ड के अंदर। 1 लाख लोग मेडिकल में एंट्रेंस में जाते हैं, 6000 लोगों का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी में लाखों लोग जाते हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है आप सबके सामने है। तो हर जगह ये है, अपॉर्चुनिटी हर कोई नहीं पकड़ पाता। तो सारे लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो 90% लोग जो थे वो फेल हो गए। मतलब जो अपॉर्चुनिटी जिनको मिला ही नहीं, जो पैसा नहीं कमा पाए। 10% जिन्होंने पैसा कमाया वो क्या कर रहे हैं? वो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, वो मतलब खूब हल्ला हंगामा कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, वो जब मार्केट में आए ना, तो वो महसूस करने लगे भैया मैं ठग लिया गया, वो महसूस करने लगे मुझे लूट लिया गया। और ये सच्चाई है। उनको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पकड़ा दिए कि जो किसी काम के नहीं थे, हवा बेच दिया गया, उनके साथ हुआ गलत। और ये जो 90% लोग थे ना, इन लोगों ने मार्केट में जाके फैलाना शुरू किया, ये तो स्कैम है, स्कैंडल है, ये तो लूटने का बिजनेस है, ये तो फंसने फंसाने का बिजनेस है। ये जो हंगामा आप सुन रहे हैं ना, ये उन्हीं 90% लोगों की है। मैं यहाँ दोनों की गलती मानता हूँ। उन 90% लोगों की इसलिए गलती मानता हूँ क्योंकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि किसी भी इंडस्ट्री में जुड़ जाने से पैसे नहीं आते, वो समझ नहीं पाए। और मैं उन लोगों को भी गलती मानता हूं जिन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। ऐसे घटिया लोगों को मैं बोलता हूं, ऐसे घटिया लोग जिन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई, जिन्होंने ये नहीं देखा कि एक आम लोगों का पैसा हम यहाँ पे डलवा रहे हैं, एक आम लोगों की करियर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अगर अपनी जर्नी की बात बताऊं तो मैं सच्चाई बता रहा हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो मैं एक ऐसी कंपनी के साथ आ गया था जहां पे 500 रुपए की सूट, 200-250 रुपए के सूट 7-8-10 हजार रुपए में बेचा करते थे लोग। मैं उस कंपनी के चपेट में आ गया था और इतना हाई लेवल का मोटिवेशन था, जैसे आप बता रहे थे ना कि हॉल के बाहर जाओ तो फूल माला देखने के बाद ऐसा मिजाज हिल जाता था। इतना हाई लेवल का मोटिवेशन था कि मुझे ऐसा लगा यार इतना इज्जत मान सम्मान तो डॉक्टर को भी नहीं मिलेगा। रियल में अगर मैं बताऊं तो नॉलेज से ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस में मेडिकल छोड़ गया था, ये सच्चाई थी। और ऐसे हजारों लोगों के साथ आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने 2 साल 3 साल काम करने के बाद जब इसके वर्स्ट रूप को देखा, मैंने देखा जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे वो बेचारे किसी लायक नहीं रह रहे हैं, उनकी करियर खराब हो रही है, तो मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ तो पंगेबाजी है। अब एक उपाय तो ये है कि मैं भी उन लोगों की श्रेणी में आ जाता जो बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। दूसरा ये उपाय है कि मैं ये रिसर्च करता, सही गलत का डिफ्रेंशिएट करता, और मैं वो लोग जिन्होंने मेरे भरोसे करियर लगाया था, मैं उनको एक सही मार्गदर्शन दिखाऊं। और मैंने दूसरा रास्ता चूज किया। मैंने इस इंडस्ट्री पे रिसर्च किया। मैं आपको रियल बताऊं, 1.5 से 2 साल मैंने इस इंडस्ट्री को पूरा खंगाला। मैंने फॉरेन पॉलिसी को देखा, इंडियन पॉलिसी को देखा, हिंदुस्तान में क्या है इसके प्रति, क्या स्वरूप है, क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये सारे स्वरूप को देखा। और मैंने देखने के बाद फिर मैंने ये चीज चूज किया कि सही क्या है, गलत क्या है। और मुझे ऐसा लगा कि जो गलत है, सही भी सामने खड़ा है, गलत को साइड करो, सही को चूज करो। मैंने सही को चूज किया और यह सच्चाई है कि मुझे 7 साल से एक सही डायरेक्ट सेलिंग संस्था के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आज 7 साल के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा की मेरी खुद की अचीवमेंट है। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं आता, मैं खुद बता रहा हूं, ये बताना नहीं चाहिए। टैक्स पे किया इसलिए मैं ताव के साथ बोल सकता हूं। 20 करोड़ से ज्यादा की मेरी अचीवमेंट रही इस इंडस्ट्री के अंदर। आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया था, जो 10,000 की इनकम करते थे। 100 से ज्यादा लोग मेरे नेटवर्क के अंदर आज करोड़पति क्लब में हैं। आज कम से कम 45 से ज्यादा लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के रियल अचीवर्स मेरे साथ हैं। 200 से ज्यादा लोग तो छोटी मोटी कार के अचीवर्स हैं। ये कार अचीवर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं एक नॉर्मल इंसान जो अपनी करियर बर्बाद देखता था, वो अगर ये अचीवमेंट लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ियां लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर कोई कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके घर में साइकिल था, अगर वो इस लायक बन जाता है कि कार मेंटेन कर सके, क्योंकि कोई बेवकूफी होगा जो बिना औकात का कार खरीदेगा। औकात बनाया तब कार खरीदा, तो यहां तक वो ये अचीवमेंट लिया ना, इट इज द टेस्टिमोनियल। तो ये दोनों स्वरूप हमने देखा है। अब मैं उन लोगों से बात करता हूं जो लोग इस इंडस्ट्री में के ऊपर उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप खुद जज करके देखो कि गलत है तो सही क्या है। और मुझे ऐसा लगता है
इंडस्ट्री को गाली देने के बजाय हमें गलत चीजों को गाली देना चाहिए। जो गलत है उसके बारे में गलत राय दीजिए और ये भी बताइए सही क्या है। जैसे मैंने बताया, इस तरीके से सही शुरुआत होती है। तो आपने जो अभी विकृत रूप का जो वर्णन किया, तो हर एक चीज के दो एस्पेक्ट हैं आपने बताया कि, और वो हर फील्ड में होगा शायद, यहाँ पर भी है, डायरेक्ट सेलिंग में भी है। तो उस विकृत रूप को कम करने के लिए या उसकी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? इस चीज के लिए देखिए, अभी मैंने क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था कि जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, आज हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो चूंकि मेरा लेवल ऑफ नॉलेज, मेरी क्यूरियोसिटी ऐसी थी, मैंने रिसर्च करके ये बहुत सारे पॉइंट निकाले। तो इस चीज के लिए मैंने अपनी पूरी नॉलेज को, मेरे 11 साल के अनुभव, 11 साल की नॉलेज को मैंने एक बुक के माध्यम से लोगों को आज देने का काम किया है, जिस बुक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, क्या, क्यों, कैसे। और ये एक बहुत अच्छी प्रयास है मेरी। मैंने ये बुक लोगों के माध्यम से लाने की कोशिश करी है। और आप ताजुब करेंगे, कोई भी ऑथर अगर किसी किताब को लिखता है तो फाइनेंशियल सोच के साथ लिखता है, लेकिन मेरा 1% भी इसमें फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस रहा ही नहीं। मेरी पब्लिशर से बात हुई और मैंने पब्लिशर को बताया कि आपके पब्लिशिंग कॉस्ट के अलावा 1 रुपए की मुझे कोई बेनिफिट इससे नहीं चाहिए। और मैं वो बुक लेके आया हुआ हूँ और अभी मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा कॉपी उसकी मार्केट के अंदर गई है। और जो भी इंसान इसको पढ़ रहा है ना, पढ़ने के बाद वो इंसान इस किताब के बारे में काफ़ी अच्छे वर्णन कर रहा है। इवन हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बुक को जब पढ़ा तो उन्होंने खुद बताया कि इंडस्ट्री का जो एक्चुअल स्वरूप है वो इस किताब के अंदर दिखाया गया है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिन वजह से मैं कभी भटका था, जिन वजह से मेरा कैरियर कभी अंधकार में इस इंडस्ट्री के अंदर दिखाई दिया था, वो सारे पॉइंट मैंने उस बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लोगों को वो किताब भी दी है, आपके पास पड़ी हुई भी है ये बुक। ये है वो किताब जो डॉक्टर अमित दुबे ने लिखी है, डायरेक्ट सेलिंग, क्या, क्यों और कैसे। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम करियर कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले पढ़ाई तो जरूरी है ही। बहुत जरूरी। थैंक यू अमित जी, आप आए और डायरेक्ट सेलिंग के हर एक एस्पेक्ट पे आपने खुल के बात की। और बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप पहले उसके बारे में पढ़ लें, जानकारी ले लें और पूरे बुद्धि विवेक से फिर ऑब्वियसली चॉइस तो फिर आप ही का है, आपको किधर जाना है। और जैसे आपने वो डायरेक्ट सेलिंग की कुछ बेहतरीन लाइंस का जिक्र आपने बार बार किया, उससे अच्छा क्लोजर जो है आज के इस हमारे अंक का नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग साथ में एक बार बोल करके जो है इस एपिसोड का यहाँ पर अंत कर दें। क्या वो लाइन थी सर? एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है? यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर इट विथ पीपल, एंड देन शेयर इट विथ पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं टिया टॉक्स के अगले अंक में। थैंक यू सो मच।